मैं अर्केश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। और अरस्तु के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु के क्या विचार थे। आज हम पढ़ेंगे राज्य की विशेषता, अरस्तु के अनुसार राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो राज्य की विशेषताओं के बारे में अरस्तु के जो विचार थे वो इस प्रकार है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। प्राकृतिक संस्था क्योंकि प्लेटो और अरस्तु इनके टाइम पर यूनान में कुछ सोफिस्टवादी विद्वान थे और उन्होंने ये कहा कि राज्य एक सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न हुआ है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। लेकिन इन्होंने खंडन किया और अरस्तु ने इसका खंडन करते हुए ये कहा कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अब अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था किस लिए मानता है? वो कहता है कि राज्य प्राकृतिक संस्था इसलिए है कि राज्य मानव स्वभाव में निहित है। क्योंकि वो कहता है मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है और उसके स्वाभाविक विकास के कारण ही धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक संस्था है। मानव स्वभाव में ही इसकी उत्पत्ति निहित है। दूसरा वो कहता है कि राज्य अन्य प्राकृतिक संस्थाओं से विकसित संस्था है, इसलिए ये एक जो है प्राकृतिक संस्था है। वो कहता है कि पहले मनुष्य की परनिर्भरता के कारण परिवार की उत्पत्ति होती है, परिवार से ग्राम की उत्पत्ति होती है और ग्राम से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो परिवार भी एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है और ग्राम भी एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। इन्हीं से जो है राज्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए अन्य प्राकृतिक संस्थाओं से ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये एक प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। एक स्टेप वो कहता है कि राज्य प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि राज्य प्रकृति के उद्देश्य को पूर्ण करता है। प्रकृति का उद्देश्य होता है हमेशा मनुष्य का कल्याण करना, उसको वो सभी चीज़ें देना जो उसके लिए आवश्यक हो, ये प्रकृति का उद्देश्य होता है। और राज्य भी मनुष्य को वो सभी जरूरी चीज़ें प्रदान करता है जो उसके लिए आवश्यक हो, अर्थात उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाती है। और अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य का अस्तित्व मात्र मनुष्यों के जीवन के लिए नहीं है अपितु शुभ जीवन के लिए है, उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए है। इसका अस्तित्व इसलिए है कि मनुष्य को एक शुभ जीवन दे सके, मनुष्य को एक अच्छा जीवन दे सके। तो इसलिए वो मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। नंबर 2 जो बात है महत्वपूर्ण वो है अरस्तु की कि राज्य व्यक्ति से पहले का है। ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है लेकिन इसके पीछे भी जो है अरस्तु ने तर्क दिया है। तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य की दूसरी विशेषता है वो है ये है कि राज्य व्यक्ति से पहले का है। इसके बारे में वो तर्क देता है कि ग्राम, परिवार तथा स्वयं व्यक्ति से पहले राज्य आता है। इसके बारे में वो उसका तर्क ये है कि किसी अंग की तुलना में स्वयं जीवधारी का स्थान प्राथमिक होता है और संपूर्ण जीवधारी को समझे बिना हम उसके अंगों के स्थान, उसके कार्य को नहीं समझ सकते।
और इसके अतिरिक्त जीवधारी के बिना हम किसी अंग की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना उसका कोई महत्व होता है। इसलिए वो कहता है कि ये प्रकृति का नियम है कि पूर्ण अनिवार्य रूप से अंश से पहले का होता है, पूर्ण अनिवार्य रूप से अंश से पहले का होता है। इसलिए वो कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले का है। नंबर 3 वो कहता है कि राज्य सर्वोच्च और आत्मनिर्भर संस्था है। तो जैसे ही मनुष्य की परनिर्भरता के कारण परिवार की उत्पत्ति होती है, फिर ग्राम की उत्पत्ति होती है। ग्राम से भी जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो विभिन्न ग्रामों के लोग आपस में जब मिलते हैं, सहयोग और सामंजस्य की भावना पैदा करते हैं, तो राज्य की उत्पत्ति होती है। और ये जो राज्य की उत्पत्ति होती है, ये जो राज्य नामक संस्था होती है, उस व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये एक आत्मनिर्भर समुदाय है। नंबर नेक्स्ट, राज्य एक वो कहता है कि राज्य सावयव है। इसका मतलब है कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, होते हुए भी उनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं होता और एक सभी में जो है एक एकता स्थापित होती है, उसी प्रकार राज्य में अनेक व्यक्ति, परिवार और अनेक ग्राम होते हैं। इसके बावजूद भी वो सबकी के हितों की जो है एकता स्थापित करता है और उनके आपस में जो कोई संघर्ष भी होते हैं तो उनको वो नियंत्रित करता है। तो राज्य मतलब एक शरीर की भांति है, एक सावयव है। राज्य बहुलवादी समुदाय है, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख लक्षण है वो है बहुलवाद। बहुलवादी समुदाय का मतलब है कि अनेक जो है ग्रामों के लोग मिलकर आपस में राज्य का निर्माण करते हैं और उन ग्रामों का अस्तित्व होता है। इसलिए वो एक बहुलवादी समुदाय होता है और बहुलता के बीच में एकता स्थापित करना ही राज्य का प्रमुख कार्य होता है। राज्य जो है अनेकता के बीच में एकता स्थापित करता है, क्योंकि उनका मानना है कि यदि अनेकता का अंत करके पूर्ण एकता स्थापित हो जाएगी तो राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए राज्य का बना रहना तभी सार्थक है, तब वो बहुलता को बनाए रखे और उनको बनाए रखने के बावजूद उनमें एकता स्थापित करे, तभी जो है राज्य का अस्तित्व सार्थक है। इस प्रकार राज्य जो है अनेकता में एकता स्थापित करने वाला समुदाय है। उसके अतिरिक्त वो ये कहता है कि राज्य विवेक से उत्पन्न एक संस्था है। मनुष्य एक अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सामुदायिक जीवन को अपनाता है, सहयोग की भावना को लेकर चलता है। इसी से जो है परिवार, ग्राम और उसके बाद में जो राज्य की उत्पत्ति होती है। तो राज्य की उत्पत्ति के पीछे मानवीय विवेक की एक क्रियाशीलता होती है, मानवीय विवेक की एक तरह से अभिव्यक्ति होती है वो राज्य की उत्पत्ति। इसलिए राज्य जो है विवेक से उत्पन्न एक संस्था है। और इन सब के अतिरिक्त जो राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि नगर राज्य सर्वाधिक उचित संगठन है। प्लेटो व अरस्तु दोनों ही राजनीतिक विचारकों ने नगर राज्य के बारे में ही अपने विचार प्रकट किए हैं और दोनों ही जो है नगर राज्य को ही सर्वाधिक उचित संगठन मानते हैं। और नगर राज्य से मतलब था उनका कि एक छोटा सा जो है नगर राज्य होना चाहिए। वो इससे उसका ये मतलब था कि राज्य की जनसंख्या और राज्य का क्षेत्रफल जो है इतना होना चाहिए कि लगभग सभी लोग जो है एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को पहचान सके। तो इस तरह से उन्होंने कोई आज के जो राष्ट्र राज्य बड़े बड़े इस तरह के राष्ट्र राज्यों के बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने एक छोटा सा जो है नगर राज्य
की कल्पना की थी और उस नगर राज्य के बारे में ये कहा था कि ऐसा नगर राज्य ही सर्वाधिक उचित संगठन है। नगर राज्य ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। यही इसी आकार का जो है नगर राज्य होना चाहिए, जिसमें उसकी जनसंख्या थोड़ी सीमित हो, उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो, और उसके में रहने वाले जो नागरिक सभी जो है एक दूसरे से भलीभांति परिचित हो। इस तरह से जो एक नगर राज्य बनेगा वही सर्वाधिक उचित संगठन है। इसके अलावा अरस्तु ने जो राज्य के उद्देश्य बताए तथा राज्य के जो कार्य बताए, तो राज्य के उद्देश्य तो उन्होंने ये कहा था कि भाई राज्य केवल जीवन के लिए नहीं अपितु शुभ जीवन के लिए, अर्थात व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए ही राज्य का अस्तित्व है। इसके साथ ही उसने राज्य के जो कार्य बताए वो कार्यों को उन्होंने दो भागों में बांटा, नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य कि राज्य व्यक्ति को परस्पर अपराध करने से रोकेगा और न्याय करेगा, सबको सुरक्षा देगा, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। और सकारात्मक कार्य के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य का सकारात्मक कार्य यह है कि वह राज्य में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जो व्यक्ति के सद्गुणों की वृद्धि में सहायक हो और व्यक्ति में ऐसे सद्गुण हो जो उसे नैतिक व शुभ जीवन व्यतीत करने में मदद करे। धन्यवाद।